हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। काफ़ी दिनों से हेल्थ ख़राब होने की वजह से मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। आज हम लोग एक रिवीजन लेंगे और एक टेंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। मतलब एस्पेक्ट ऑफ टेंसेज है, हमने आज तक जो काम किया उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिवीजन हम ले रहे हैं उसमें पहला काम हमने किया आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज में आर्टिकल को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आर्टिकल पर पहले वाली जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो आर्टिकल्स पर ही थी। 3 आर्टिकल्स हैं, हम सभी जानते हैं और मैं ये बता भी चुका हूँ, आप लोग समझ भी चुके हैं काफ़ी हद तक। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। ए और एन, इन दोनों का मीनिंग एक होता है और ये वन के सेंस में ज्यादातर चलते हैं। और वन के सेंस में वही चलेगा जो 2, 3 और 4 भी बता पाए। तो नाउन इनके साथ वही लगता है जो कि काउंटेबल हो और सिंगुलर फॉर्म में हो। ओनली बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम ए या एन का यूज करते हैं। ए कंसोन, जो हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, जो हमारे पास व्यंजन की ध्वनियां है हिंदी में बोले तो, उसके पहले हम ए लिखते हैं, बोलते भी हैं। और अगर बोल साउंड आ जाती है, भले वो नाउन की हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, रहनी चाहिए कॉन्सोनेंट है कि वॉल साउंड है, इसको ध्यान में रखना है। अब बॉय, अ गर्ल, अ काउ, लेकिन एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन आउल। हम जब भी यूज करेंगे फर्स्ट टाइम किसी चीज को बताएंगे, हम कह रहे हैं आई मेट अ बॉय, सामने वाला हमसे पता हो रहा है, पूछ रहा है यार अच्छा कौन था, इट मींस वो नहीं जानता। तो अननोन चीजों को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए एन का यूज होता है, ये बात में पता चला। नेक्स्ट थिंग है, हमारे पास द जो आता है वो सिंगुलर, प्लूरल यानी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये कहीं भी लग जाता है। इसका पूरा जो हमने सिस्टम देखा है उसको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप लोग मुझे बताएं। अब यहां पर इसको समझते हैं द बॉय। अगर आप कहते हो कि आई मेट अ बॉय तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन था। लिसनर अनवेयर है अबाउट दिस, यानी कि वो जानता नहीं है, लेकिन कहा द बॉय, आई मेट द बॉय, इट मींस अब हम कह रहे हैं कि ठीक है यार, फिर क्या कह रहा आपको, इट मींस हम भी जानते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से क्लैरिटी में लो। हम चाहें तो एन ऑनेस्ट मैन, अगर ये हमने लिया, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है वो अकेला हुआ तो नहीं ले पाएगा इसे। एडजेक्टिव अकेला नहीं ले सकता है आर्टिकल्स को। एडजेक्टिव को एक नाउन चाहिए, एन ऑनेस्ट बॉय, गर्ल, एटसेट्रा, जो भी आ रहा है, तब हम इसको देखेंगे। अब यहाँ क्या है कि माइल्ड एच का यूज हुआ है। माइल्ड एच बोलते हैं यानी कि एच की साउंड हम जो है कैरी नहीं करते, यानी कि हम बोलते नहीं है उसको, उसके बाद वाले वोल को बोला जाता है। ऑनेस्ट है, ईयर है, हम कई जगहों पर इसका यूज करते हैं, बताया जा चुके हैं, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जब द बॉय बोला गया तो या तो ये मेंशन्ड हो गया था, पहले इसके बारे में बात हो गई, या हम इसको जब बता रहे हैं तो सामने वाले के साथ हम उस बच्चे की ओर देख रहे हैं। राइट, द बॉय यानी दैट बॉय और दिस बॉय, दिस दैट दिस दो, सबका काम ये करता ही है। हम इस बात को समझ पाते हैं। इस चैप्टर को जरूर करें क्योंकि इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस जरूर आते हैं कोई भी एग्जाम इंग्लिश में।
इसमें मैंने टोटल चीजें बताई हैं, यहाँ तो मैं एक बहुत तेजी के साथ रिवीजन दे रहा हूँ। अगर हो पाए तो इसको क्लैरिटी के साथ देख लें एक बारी। अगर कोई चीज क्लियर ना हो, आप लोग जो हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है जहां पर इसको देखेंगे कंटेंट को, वहां पर आप जो है मैसेज कर दें, वहां से भी मैं इसको देख क्लियर कर दूं। नेक्स्ट थिंग, हमने एक बात देखी कि बी एज ए मेन वर्ब अगर हम यूज करते हैं, बी एज अ मेन वर्ब, अगर हमने बी को, मतलब कहने का क्या है एज अ मेन वर्ब, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्शन नहीं है। एक्शन होना, वहां पर बी ऑक्सिलरी बन सकती है, हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, लेकिन एक्शन ना होना और तब भी बी का यूज होना, यानी वो ही मेन वर्ब का यूज किया गया। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं, एक्शन तो नहीं है, नॉन एक्शन है। तो नॉन परफॉर्मिंग जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम केवल इतना बताते हैं कि ही इज माई एल्डर ब्रदर। राइट? तो यहां पर हमने क्या किया कि हमने एक जानकारी दी कि वो क्या है। That's it. She was at home. कहां पर थी? एक्शन क्या हो रहा है वो नहीं बताना होता है। बी को बोलते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी उसी में बनता है। राइट? तो वहां पर वो इज आर, जब बी का यूज कर रहे हो तो हम जो सिंपल है उसी में इसका यूज माना जाता है, लेकिन इसको अलग से पढ़ाना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे इन दोनों को जोड़ते हुए दिक्कत मारते हैं। अब ग्रामर पढ़ाते हुए लंबा टाइम हो जाता है तो आदमी को प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो तो कुछ भी बोल देता है वहां पर, वो तो क्लैरिटी जानता है किस चीज का मैकेनिज्म क्या है। तो इस बात को समझे, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के तीन हिस्से हैं, इजारम। पास्ट फॉर्म के केवल और केवल पास्ट इसी जगह पर दो फॉर्म रखता है, वोज और वर, सिंगुलर प्लूरल, और कहीं भी पास्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं है। तो बी को एज ए मेन वर्ब हम यूज करते हैं कोई जानकारी देने के लिए जिसमें की एक्शन ना हो रहा। भाई हर सेंटेंस एक इंफॉर्मेशन तो है। अगर इंफॉर्मेशन ऐसी है जो वेरी फर्स्ट टाइम आ रही है या फिर किसी चीज की डिटेल बताती है, मैंने इसको क्लियर किया, देयर को देयर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इससे पहले उस चीज को बताया नहीं गया या इससे पहले उस चीज को पूछा नहीं गया, ऐसी स्थिति में हम देयर यूज करते हैं। तो देयर का मतलब है कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, देयर वाज नो हॉस्पिटल इन दैट विलेज। हम कह रहे हैं उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। हमने ये बात बताई है वेरी फर्स्ट टाइम। देखो जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें आप देखें ही इज माय एल्डर ब्रदर, तो ही को वो भी जानता है, प्रोनाउन यूज किया, शी वाज एट होम, दोनों जानते हैं। यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें ये ही है, इसमें जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है वो ज्यादातर सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो देयर के अंदर में देयर को इंट्रोडक्टरी रखा जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता, वर्ब नहीं उठा सकता अपने हिसाब से। यहीं पर अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट रख देंगे तो वर्ब आ जाएगा। आप लोग इस बात को समझें कि देयर का यूज जब हम करते हैं तो वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर नहीं चलेगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। जब इट का यूज करते हैं तो इट खुद ही सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया जाता है, इसलिए इट के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाएंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, देयर आर a load of books in this bag। अच्छा, मैंने एक बात भी बताई थी जो एडवांस इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा आज की डेट में पूछी जाती कि अगर हम मैनी और मच का यूज़ करें, ये मैंने बाद में बताया, जिस टाइम मैंने देर बताया तब नहीं क्लियर किया था, इंडेफिनिट के टाइम पर आकर के मैंने ये क्लियर किया। तो
अ लॉट ऑफ का यूज हम कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ का यूज कर सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेशन में और क्वेश्चन में हम मैनी और मच का यूज करते हैं। अभी इस सेंस को थोड़ा समझना चाहिए। अ लॉट ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में चलता है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश है मेरी कि वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चलेगी। यहाँ पर सब्जेक्ट ये है अ लॉट ऑफ बुक्स, काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा अ लॉट के बाद, और अनकाउंटेबल की प्लूरल फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ ये समझें कि ये भी हमने फर्स्ट टाइम किसी को बताया, जब भी आपको द वंस देयर वाज अ किंग एटसेट्रा जो भी चलता है, फर्स्ट टाइम की बात है। तो ये चैप्टर आपको देखना है, तो इसके लिए भी पहले की जो 3 दिन के बाद की वीडियोस बनी हैं उनमें बी पहले बताया गया, आफ्टर दैट देयर बताया गया, फिर इट बताया गया स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या कि मैं लगभग 1-1.5 हफ्ते से बहुत ही ज्यादा दिक्कत में था, तो अभी कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वन है इट का यूज। इट का यूज किया हमने, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्टिव। इसका मीनिंग नहीं होता, इस देयर का मीनिंग नहीं है। अ वर्ड विदाउट मीनिंग, ये मीनिंगलेस रहेगा सेंटेंस में। एक बार इसे भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो सेंटेंस जब बनाओगे देयर का, तो इसका मीनिंग नहीं ढूंढ पाओगे। वैसे देयर का मीनिंग है, देयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर का मीनिंग वहां है, क्योंकि वहां मिलते हैं, राइट? तो देयर का अगर हमने यूज किया है शुरुआत में, खासतौर से शुरुआत में, क्वेश्चन बन जाएगा तो ऑक्सिलरी पहले आ जाएगी, तो उसमें देयर का मीनिंग नहीं होगा। अगर आप इसे देखते हैं, उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, मीनिंगलेस। इस बैग में बहुत सारी किताबें हैं, मीनिंगलेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन पर आए, तो ये डमी इट है। हालांकि डमी इट को आप इंट्रोडक्टिव इट भी बोल सकते हैं। तो जो डमी इट है उसके लिए जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यूज करते हैं। यहां पर वेरी फर्स्ट टाइम कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके लिए देयर का यूज किया जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, वेदर अ ह्यूमन और लाइफलेस थिंग, लेकिन फर्स्ट टाइम आए। देयर का यूज फर्स्ट टाइम किसी चीज को बताने के लिए या फिर किसी चीज की डिटेल देने के लिए, जैसे कि एक साल में 365 दिन होते हैं, राइट? इस सेंस के लिए हम लोग देयर और कभी कभी हैव का भी यूज करते हैं। उसमें इट का यूज किया जाता है क्योंकि हम सब्जेक्ट पाते नहीं। ये ज्यादा बढ़िया जो क्लियर होगा वो जब हम इन्फिनिटिव्स करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी आती है कि भाई हम इट का यूज वहां भी कर पाए। लेकिन जब भी हमारे पास, जैसे कि हम लोग एक्शन भी देख चुके हैं, अब एक्शन में क्या होता है कि बारिश हो रही है, हवा चल रही है, बर्फ पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, दैट इज कि हमारे पास वर्ब के साथ सेंटेंस बोलने का एक सिस्टम है। ये सिस्टम हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में वर्ब के साथ हम जब चलेंगे तो सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, और जब हम टाइम, वेदर या सीजन पर बेस्ड सेंटेंस बनाते तो हिंदी क्या करती है कि वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट की भी जगह दे देती है, वर्ब की भी जगह देती है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर भी मैकेनिज्म नहीं क्लियर होता है, तो आप लोग जो है इसे टाइम, वेदर और सीजन के बेस पर समझें। अंडरस्टूड? इस बात को देख लेते हैं। इट इज a very hot day today। आप चाहो तो ये हॉट डे जो है इसमें से डे हटा सकते। इट इज वेरी हॉट टुडे, नो प्रॉब्लम, ठीक। तब ये ए नहीं आएगा, पर ये ध्यान रखना है आपको, इस डे की वजह से ही ये ए आ रहा है। हॉट तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए नहीं चलते आर्टिकल्स। तो हमने यहाँ पर जब देखा कि आज का दिन बहुत गर्म है या आज बहुत गर्म दिन है, इस तरह से बोलो तो यहीं तक ट्रांसलेट कर पाओगे। रीट्रांसलेशन जब चलेगी तो इसका मीनिंग नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग नहीं मिलता है
हम ये मीनिंगलेस यूज कर रहे हैं। क्या देयर और इट, इनके लिए जो सिचुएशंस हैं, जो इनकी कंडीशंस हैं, उनको मैं बता चुका हूं। तो इन सभी चैप्टर्स को अब एक बार ही देख लें, कहीं गड़बड़ हो तो मुझे बता। नेक्स्ट है हैव एज अ मेन वर्ब। हैव ऑक्सिलरी भी है परफेक्ट के लिए। बी ऑक्सिलरी बनेगी आपकी कंटिन्यूअस, यानी हेल्पिंग वर्ब बनेगी कब? कंटिन्यूअस में। तब हम एक एक्शन जोड़ेंगे आईएनजी। हैव हमारी ऑक्सिलरी बनेगी या हेल्पिंग वर्ब बनेगी परफेक्ट में, परफेक्ट में बनेगी और थर्ड फॉर्म ही ले पाए। इसके पास यही खास है बात। एज ए मेन वर्ब हमने इसको यूज किया, तो इसका मतलब है टू पजेस, किसी चीज का धारक होना। धारक मतलब वो चीज उसी की होती है। आप कुछ चीजें धारण करते हैं, धारण करते हैं तो आप उसके धारक हो जाते हैं। मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूं, हम ये देखते हैं, राइट? तो वहां जो बैरियर है उसको वो देने का वचन दे रहे हैं, जो लेकर के आया उसको वो 100 रुपये देगा, 100 रुपये की वैल्यू की चीजें में। अब ऐसे ही हैव जो होता है, जिसके पास वो 100 का नोट है उसका धारक है, तो वो उसको कह सकता है माई, या फिर कह सकता आई हैव। उस सेंस को यहां पर मैंने क्लियर किया था, तो उसी को आप क्लियर रखें। आई हैव नो मनी टुडे। आज पैसा नहीं है, यानी आज मैंने धारण नहीं किया, उसको उठा करके लाया नहीं, या फिर मुझे मिला नहीं, आज नहीं है, कल हो जाएगा, कल पकड़ा देंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। शी हैज, सिंगुलर फॉर्म है इसकी, 2 sons, उसके 2 लड़के हैं। पजेशन जो होता है एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर भी होता है, राइट? तो जो रिलेशंस हैं उनमें भी हमारे पास पजेशन है, और पजेशन हमेशा ही हैव से बताया जाता है। डिटेल हैव से भी बताई जाती है, देयर से भी बताई जाती है, राइट? हम इस सेंटेंस को ले सकते हैं, अ ईयर हैज 12 months। एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी को अगर हम देखें तो हम इसको यहां भी देख सकते हैं। There are 12 months in a year। सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पॉपुलर हैव का यूज है डिटेल देने में, जबकि क्लासिक इंग्लिश में हम लोग देयर का यूज ज्यादा बढ़िया मानते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानते क्या, दोनों का इक्वल मीनिंग है। देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, राइट? इक्वल है दोनों। तो इस बात को देखते हुए हम चल रहे हैं, तो डिटेल कभी कभी बता देते हैं। हम जब हैव को लेते हैं तो एज अ मेन वर्ब, इसका मीनिंग यही होता है। अब हम चूंकि डू, डज, डिड को भी देख रहे हैं, तो इस सेंस को समझ लो कि निगेशन में हो सकता है आई डोंट हैव अ कार। ए लगाना और वन लगाना, इसमें फर्क है, और इसको मैंने उस दिन क्लियर कर दिया था। वन लगाने का मीनिंग और है, ए लगाने का मीनिंग और है। ये आप एक बार पुरानी वीडियो को एक बार देख लें, क्लैरिटी ना हो तो मुझे बताएं। शी डजंट or does not have any book। उसके पास कोई किताब नहीं है, वो किताब की धारक नहीं है इट मींस। अब ये जो does not have है, इसे ही has not भी बना लेते हैं। प्रेजेंट में हम देखें तो ब्रिटिशर्स have got का भी यूज करते हैं, वो इंडियन इंग्लिश में बहुत कम चलता है, तो उसे मैं फिलहाल तो नहीं बता रहा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर चले हम। तो इसके बाद हमने कंटिन्यूअस को समझा। कंटिन्यूअस का मतलब है इन द मिड ऑफ, किसी भी काम के मिडल में आप हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये शुरू कब हुआ और खत्म होने का तो पता ही नहीं है, मिडल में हो अभी, राइट? या फिर कभी उस काम को आपने देखा है तो भी वो मिडल में था, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन शुरू कब हुआ पता नहीं।
ऐसा ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन द मिडल ऑफ या इन द मिड ऑफ, किसी भी काम के बीचों बीच चलते रहने को आईएनजी फॉर्म देते हैं। ये रहा रही रहे बोलते हैं। ये मैंने उसमें पूरी तरह क्लियर किया है किस तरह से रहा रही रहे, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं। अब इसको हमने जब देखा कि कंटिन्यूअस लेना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम इसमें जो रहा रही रहे हैं ये हिस्सा चलो लिख ही देते हैं। तीनों टेंसेस में कहीं भी हो, इसमें हम क्या करते हैं कि कब से पूछते हैं, कब नहीं कब से, इन दोनों फर्क है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वैन को ही सिंस वैन को समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। सिंस वैन एक अलग चीज है, वो केवल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही पाया जाता है, जबकि वैन एक अलग चीज है, ये किसी भी टेंस के एस्पेक्ट में पाया जा सकता है। तो कब से पूछना, कब नहीं पूछना, तो ये आंसर नहीं कर पाएगा पूछने पर कंटिन्यूअस, ये आंसर कर पाएगा पूछने पर ये भी रहा रही रहे। ये इसलिए बताना पड़ता है कि कुछ बच्चे जो है वो इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो कंटिन्यूअस हो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आईएनजी तो आना है। आईएनजी का एक मीनिंग है कि भाई बी चाहिए उसे। अब बी की कोई भी फॉर्म हो, इजारम हो, ओजर हो, या फिर कोई भी विल शैल बी के साथ, बी सही है सेटिंग, सही है। ओके सर। तो हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी बी की फॉर्मेट हो उसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। तो बी आ रहा है इजारम के फॉर्मेट में आ रहा है, ओजवर के फॉर्मेट में आ रहा है, या फिर विल शैल बी के फॉर्मेट में आ रहा है, उसको हमने लिया आईएनजी फॉर्म दे दिया, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में गए, पहला वर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट बनता है हैव पर, हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज है, प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म हैव। देखो ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत जरूरी। हैज हैव का यूज किया हमने। अब आ जाते हैं यहाँ पर पास्ट फॉर्म, तो इसकी हैड है, एक ही होती है पास्ट फॉर्म, केवल वोज वर्ब पर ही अलग होती है। विल शैल में हैव लगा देंगे, भाई मॉडल्स के साथ तो बेस फॉर्म चलना है, तो हमने हैव को दे दिया। ये हैव और किसी में क्लियर नहीं होगा, एक्स्ट्रा इसी में क्लियर होगा, यानी ना यहाँ पर हैव आना है ना यहाँ पर। इनका हैव अपने आप में पूरा है, ये कंप्लीट है। लेकिन मॉडल क्या करता है कि उसका मीनिंग ही नहीं होता, तो मॉडल को सपोर्ट चाहिए। मॉडल एक प्योर ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे पास, उसका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे बी का मीनिंग होना हो गया, हैव का मीनिंग रखना हो गया है, पोजीशन के सेंस में है, ऐसे ही डू का मीनिंग करना भी हो गया। मॉडल का कोई मीनिंग नहीं है, मॉडल के साथ आपको बेस फॉर्म रखना पड़ेगा, तब मॉडल एक मीनिंग देगा। विल शैल क्या कहेंगे कि भाई हैव का फ्यूचरिटी, फ्यूचर फॉर्म शुड लगा दोगे तो हम वहां पर ये होना चाहिए, इस सेंस को बताएंगे। तो मॉडल कभी भी अपने आप में मीनिंग नहीं दे सकता जब तक उससे बेस फॉर्म ना जुड़े, और बेस ही जुड़े, कभी हैज नहीं जुड़ेगा, हैव ही जुड़ेगा पहले, उसके बाद आप जोड़ना चाहें तो थर्ड फॉर्म जोड़ दो। अब क्या किया हमने कि आईएनजी की तो यहां पर कंडीशन थी कि भाई यार बी तो आना ही चाहिए। अब बी को कैसे लाएंगे, बी को लाएंगे हम थर्ड फॉर्म में बी। भाई यहां तो हमने इजारम ले लिया, वोजवर ले लिया, विल बी शैल बी ले लिया, तीनों में से कोई भी फॉर्म ले ली, तो थर्ड फॉर्म आ गई बी की, तो क्या बुरा है, बी की थर्ड फॉर्म से भी आईएनजी जुड़ जाएगा जब वो फर्स्ट से यानी बेस से जुड़ रहा है। जब वो जो है हमारे पास इजारम के रूप में जुड़ रहा है बेस की बजाय सिंगुलर प्लूरल में, वोजवर से भी जुड़ पा रहा है, तो वो थर्ड से भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ ये मैकेनिज्म है, इस सेंस को समझना है। हम यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं, शी इज रीडिंग हर बुक, राइट। तो वो अपनी किताब पढ़ रही है और हमें ये बात पता है कि वो पढ़ तो रही है, लेकिन उसे पढ़ते हुए कितना टाइम होगा पता नहीं है। अगर हमने यहां लिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा, शी हैज बीन रीडिंग
हर बुक फोर 5 आवर्स। अब हमने यहां पर एक टाइमिंग दे दी, और टाइमिंग दी किसकी है? टाइमिंग तो कहीं भी दे सकते हो आप। अगर आप यहां पर नाउ लगा दो या एट प्रेजेंट लगा दो तो भी तो टाइमिंग है। हम कह रहे हैं भाई अभी तो किताब पढ़ रहे हो, उसे परेशान मत कर। यहां पर हमने क्या किया कि हमने बताया कि भाई उसे पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया, 5 घंटे हो लिए हो तो पढ़ी जा रही। यहां जो सेंस है उसको देखना चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में जो अंतर है ये पूछा बहुत जाता है, अब भी पूछा है। इसमें खास तौर से हम देखें तो स्पोकन की ओर जो बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें दिक्कत मानते हैं बहुत। वो हर बार इज़ारम का यूज करके फोर और सिंस का यूज कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। स्पोकन में भी गलत है, लेकिन स्पोकन में लोग समझ जाते हैं कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, दैट्स इट, काम खत्म हो जाता है उनका। लेकिन रिटर्न में आप लोग ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। तो यही वाज के साथ वर के साथ चला जाएगा, इज़ारम के साथ, या फिर विल बी शैल बी के साथ। लेकिन यहां आओगे तो हैज बीन हैव बीन के साथ जाएगा। यहाँ सिंगुलर नंबर हैज बीन है, आई होता है हैव बीन आ जाता, काम चल जाता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस से काफी अलग हुआ करता है। इसको मैंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो किया उसको एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हमने किया, और ये सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। हालांकि ये सिंपल नहीं है, बड़ा मुश्किल पड़ता है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म को सीधे सब्जेक्ट से प्लस करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, एनी काइंड ऑफ प्लूरल नाउन हुआ, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, डॉग्स हैं, जो भी आ रहा है, राइट। दा लगाना नहीं लगाना ये मैं बता चुका हूं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते। तो ये इसका एफर्मेटिव फॉर्म है। और अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, कोई नाम हुआ, तो हम जो इसको वर्ब देते हैं वो वर्ब जो है सिंगुलर बनानी पड़ती है। अब वर्ब को सिंगुलर एस बनाएगा, और एस से ही नाउन प्लूरल बनता है। मैंने बताया कि यहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमेशा दिक्कत रहती है, क्योंकि वर्ब जो है वो एस से एक्सपेंड करते हैं, यानी कि बढ़ती है। अब वो जब बढ़ेगी तो एक के लिए बढ़नी चाहिए चीज के ज्यादा के लिए, ये भी हम देखते हैं। फैलाव तो ज्यादा के लिए होता है। तो इंग्लिश में यहाँ ये एक बहुत ही मुश्किल दौर है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। निगेशन के लिए अगर हम चलते हैं तो ये तो एफर्मेशन हो गया। निगेशन के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं, जिसे डोंट भी बोलते हैं, और ये फर्स्ट फॉर्म से जुड़ गए। अब हम क्या करते हैं निगेशन के लिए सिंगुलर में, तो एफर्मेशन है। निगेशन के लिए डू को ओ पर खत्म होने की वजह से ईएस मिल जाता है, तो डज नॉट या डजन के बाद फर्स्ट ही फॉर्म आती है। ये टोटल प्रेजेंट के लिए रूल्स हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनेट और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं कह रहा हूं आई लिव एट मोदीनगर, तो इसका जो मीनिंग है, आई लिव एट मोदीनगर का मतलब है कि मैं मोदीनगर का ही हूं। और अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम लिविंग एट मोदीनगर, तो इसका मीनिंग है कि मैं मोदीनगर में रह तो रहा हूं, कहीं बाहर से आया हूं, चला जाऊंगा। टेम्पररी और परमानेंट में यही अंतर है। प्रेजेंट का जो सिंपल है ये परमानेंट सिचुएशन बताता है या रूटीन या हैबिट बताता है। इस बात को मैंने बताया भी है, इसको आप एक बारी देख लें। यहां तक काम मैंने पूरा करा दिया है, इस तक को एक बार रिवाइज कर लो। प्रेजेंट के इंडेफिनिट तक जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको एक बार रिवीजन में ले लिया है। कल से नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे पास्ट की। इज दैट क्लियर? आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, कल से मैं इस काम को बढ़ा दूंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एजुकेशन कैट।